हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर, आपका क्लास 11 का, जिस चैप्टर में हम ऑसिलेशन को बेसिक टू एडवांस जो भी आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक आए हुए हैं ऑसिलेशन में वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ थ्योरी और प्लस कोई कंसेप्ट या ट्रिक्स होंगे जिससे आपका टाइम बचेगा, वो चीज़ें हम करेंगे। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। और बच्चों, एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिए साथ में और नोट्स बनाइए। मैं आपसे बार बार सजेस्ट करता हूँ, आप मेरी वीडियो बार बार मत देखना, आप एक बार देखो और उसके नोट्स बना लो, फिर उस नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है? अगर वीडियो 1 घंटे की है, आप यकीन मानोगे, आप अगर 2 या 3 बार रिवीजन कर लोगे तो 15 मिनट का चैप्टर रह जाएगा आपका। ठीक है? तो जो ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन चैप्टर में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक मोशन। तो ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो बच्चों, कोई एक ऐसा मोशन जो अपने को बार बार रिपीट करे किसी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है? उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है? और जिस वो फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट करता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस कितना होता है? 1 दिन। तो 1 दिन के बाद वो क्या करती है? बार बार रोटेट करती है। और मोशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ, इसका कितना है? इसका है 27.3 डे में वो दोबारा अपना मोशन को रिपीट करती है। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे आपके एग्जाम्पल होंगे पीरियोडिक मोशन के जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है? क्योंकि नीट में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा वो पूछेंगे विच इज नॉट रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। ठीक है? तो पीरियोडिक मोशन में वो एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको जो आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं बच्चों जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आप देखेंगे, हेलीकोमेट appear after 76 year, free suspended magnet in north south direction with definite time period, hydrogen molecule rotating about its center mass, repeat after time period t। तो पीरियोडिक मोशन जनरली आप समझिए जहाँ पर भी कोई मोशन रिपीट हो रहा है बार बार किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल में। ठीक है? आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपके नॉन पीरियोडिक हैं वो हमारे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है? जैसे उनके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, नॉन पीरियोडिक के कुछ एग्जाम्पल भी बता देता हूं, ये भी एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। तो नॉन पीरियोडिक जैसे कि e⁻⁻⁻टी², ऐसे फंक्शन नॉन पीरियोडिक। ठीक है? जैसे log ओमेगा टी, जैसे 1+ω⁡t+ω²t²। ठीक है? इसमें आप पीरियोडिक में कह सकते हैं कि साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है? इस टाइप के फंक्शन आप पीरियोडिक में डाल सकते हो। अब बात आती है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की। ठीक है? इसको भी समझ लीजिए बच्चों। जो वाइब्रेटरी मोशन है इसमें बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो, ठीक है, या बैक एंड फोर्थ। ठीक? और रिपीट करेगा अबाउट अ फिक्स पॉइंट, किसमें? वाइब्रेटरी मोशन में। तो इसमें भी डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम होगा, जो टाइम पीरियड है वो डेफिनेट ही होगा इसमें भी। ठीक है? इस मोशन में आप ये कह सकते हैं कि बॉडी कन्फाइंड होगी किसी वेल डिफाइंड लिमिट में। ठीक है? तो ये है आपका ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी में। और ऑसिलेटरी मोशन जो होता है उसको हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो मोशन है जैसे कि हम किसी लोड को अटैच कर देते हैं स्प्रिंग में और उसको पुल करते हैं और फिर रिलीज करते हैं तो हमें ये मोशन मिलेगा। ठीक? आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखें हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक मोशन भी है। तो हार्मोनिक मोशन वो होते हैं जिसको सिंगल साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, जनरली आप देखेंगे मैं अभी आगे जितने भी क्वेश्चन करूंगा ये आपको मिलेंगे वो या साइन के टर्म में होंगे या कॉस या एक्सपोनेंशियल। तो साइन कॉस बच्चों बाउंडेड फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसीलिए इनको हम यहाँ यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है? तो हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन जहाँ पर एक एक सिंगल साइन हार्मोनिक फंक्शन है या साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन। ठीक है? जब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 हो जाएगा या मोर देन 2 हो जाएगा तो वो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है? अब इसमें देखिए पीरियोडिक मोशन आपका एसएचएम कब होगा? जनरली देखिए
जो एसएचएम की कंडीशन है, एसएचएम की कंडीशन ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का विरोध करेगा। जैसे कि आप किसी बॉल को खींच रहे हैं या पेंडुलम को आपने एक मीन पोजीशन से एक साइड को डिस्प्लेस किया, तो वो क्या होता है, एक टाइम बाद मीन पोजीशन की तरफ आ जाने लगता है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ऑफ एक्स को दिखाएगा, ठीक है। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ए यहाँ पर माइनस ए, यहाँ में ए एक्सेलरेशन है, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल है मोशन ऑफ बॉल बेयरिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे कि मोशन ऑफ बॉल बेयरिंग, और जो यूट्यूब में हमारा कोई लिक्विड हम फ्लो करते हैं वो हो गया, ठीक है। और भी पीरियोडिक एसएचएम जैसे मोशन ऑफ अर्थ अबाउट द एक्सिस हो गया, ठीक है। और जनरल वाइब्रेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल हैं उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी वो एसएचएम करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक थ्योरी थी, इतना आप जानते होंगे। अब देखिए होता क्या है, जनरली हमसे पूछा जाता है कि कौन सा एसएचएम है कौन सा नहीं है। हमसे ये पूछा जाता है बच्चों कि बताइए ये एसएचएम है नहीं है, तो क्या होगा देखिए। जैसे पहला फंक्शन है हमारा y इक्वल टू वाई डिस्प्लेसमेंट है a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड बताइए, इसका कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड जो होगा हमारा वो हमारा ये जो साइन और कॉस लिखा रहेगा इसके पहले वाला जो टर्म है वो मेरा एम्पलीट्यूड होगा, इसको मैं ए कर लिया, ठीक है। वैसे अगर ए कॉस ओमेगा टी होता उसको भी हम ए कर लेते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। और कोई टाइम पीरियड जो इसका होगा, टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड जो इसका होता है बच्चों टी इक्वल टू 2 पाई करोगे आप अपॉन में टी के साथ जो होगा उसको नीचे भेज दोगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। अगर बात आई एसएचएम की, क्या ये एसएचएम होगा, तो ये तो होगा, सिंगल फंक्शन है, एसएचएम दिखाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एसएचएम की कंडीशन क्या है, वो तो है एक्सेलरेशन निकालोगे आप वो डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो आपको काइनेमेटिक्स आनी चाहिए कि जो हमें वैल्यू दी है, अब यहाँ पर y है ना, तो बच्चों ये y हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डबल डेरिवेटिव कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अभी दो फंक्शन है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो बच्चों ये जो फंक्शन है इसको अगर हम थोड़ा बहुत रीअरेंज करते हैं तो ये हमें ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके इसको थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड होगा इसका, अब वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसका अलग है इसका अलग है, तो दोनों को जब कंबाइन करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो एम्पलीट्यूड इसका डी होगा। और डी की वैल्यू जो होगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बची बात आई टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड तो वही हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा, क्योंकि दोनों में टी के आगे ओमेगा ओमेगा ही है। अच्छा, क्या ये एसएचएम होगा, तो बच्चों ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें एक्सेलरेशन निकालोगे तो इस फॉर्म में नहीं आएगा, समझ रहे हैं। टाइम पीरियड इतना होगा लेकिन ये हमारा एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जनरली क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे कि आपको दिखाऊं, y इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बने हुए हैं इसलिए मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, वो अभी आप जब करेंगे तो पता लग जाएगा, कुछ नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा या आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, साइन साइन या कॉस कॉस के फॉर्म में। ये साइन साइन था, अच्छा ये साइन होगा, ये भी हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस 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 5 ओमेगा टी, ठीक है। ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, नीचे हो जाएगा साइन, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, दो तीनों एक जैसे ही हैं, या तो साइन है या कॉस है। तो अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्या ये एसएचएम है। तो बच्चों अच्छा यहाँ पर गलती हो गई, ये गलत कह दिया मैंने, ये एसएचएम भी होगा, क्योंकि ये तो सिंगल फंक्शन में आ गया ना, ये सिंगल फंक्शन में आ जाएगा तो ये एसएचएम भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, बात इसकी है,
इनके जो एम्पलीट्यूड है वो तो आपको दिख ही जाएंगे कितने हैं, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, जो सबसे लीस्ट वाला ओमेगा है उसको देखिए, देखो यहाँ ओमेगा है, यहाँ 2 ओमेगा है, यहाँ 5 ओमेगा है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पाई/ओमेगा, क्योंकि सबसे लीस्ट वाला देखना है हमें। ठीक है, अगर सबसे कम वाला आपने देख लिया तो बाकी ये दोनों उसको रिपीट तो करेंगे ही करेंगे। अब ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्यों? अगर आप ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, ये करेगा बच्चों, ये गलती से हो गया था, ये करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये नहीं करेगा। क्यों? आपके पास y दिया है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद आप a निकालेंगे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो जैसे ही आप a निकालेंगे तो आपका a इक्वल टू माइनस ऑफ y नहीं आएगा। समझ रहे हैं? इस टर्म में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपल से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ थ्योरी थी। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि ये एसएचएम होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो बच्चों अगर आपको एसएचएम देखना है तो एसएचएम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन डायमीटर। समझे? एसएचएम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस हैं और आपने एक सर्कुलर मोशन के ये पाथ को दिखा रहा है, तो हमेशा जो हमारा एंगल मेजर हो रहा है ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, तो ये जैसे थीटा है तो इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो हमारा ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आता है। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा? जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसके आगे से क्या आ जाएगा? माइनस, तो माइनस आ जाएगा तो ये क्लॉकवाइज, और वैसे प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तब भी हम इसको ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो थ्योरी तो बहुत पता है बच्चों, ये मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा थ्योरी आती है। ये क्वेश्चन से और ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी और आपके कंसेप्ट बढ़िया होंगे। देखिए एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 2019 का है बच्चों ये, और ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए मैं बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगा, अगर वो आ जाएगा तो आप ये मत कहना कि सर आपने बहुत क्वेश्चन अवॉइड कर दिए। अगर एक ही क्वेश्चन बार बार है तो आप खुद भी कर सकते हैं। The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by this। तो कहा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे दिया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, a0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो आपसे पूछा जा रहा है देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवन बाय। तो बच्चों इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। तो जनरली आपका जो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इतना वही फंक्शन है जो हमने अभी बताया था कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। यहाँ पर जो a0 है ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज आल्सो पीरियोडिक, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वही इसका भी होगा। तो मतलब पूरे फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर मैं ट्रिक से कहूँ कि भैया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर आपने अभी ये बताया था इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा ये होता है। समझ रहे हैं? तो ये तो ट्रिक से हो गया, फिर से बता देता हूँ। ये पूरा फंक्शन था, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का कोई भी एम्पलीट्यूड उस जो भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो इसका मतलब है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये भी ले लेगा। ठीक है, और ये इसका भी होगा। समझ रहे हैं? तो इस वाले का एम्पलीट्यूड मुझे पता है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, तो आप इससे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मेथड से, किसी को ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो मेथड से जब जाएंगे तो मेथड से हम कैसे करेंगे, देखिए y कांस्टेंट फंक्शन को इस साइड ले आए तो a0 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये हो गया। ठीक है, a साइन ओमेगा टी प्लस b ये कॉस ओमेगा टी हो गया। कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन को ही कन्वर्ट, इसको y डैश एज्यूम कर लो, इक्वल टू a ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस b कॉस ओमेगा टी,
और जब भी दो सुपर पोजिशन होता है तो वहाँ पर आपको पता होगा जो एम्पलीट्यूड होगा इसका और इसका वो कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा रूट पहले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दोनों के एम्पलीट्यूड का इंटू उसके साथ कॉस ऑफ 90। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। आई थिंक आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिए, अगर समझ में नहीं आया, आ गया होगा समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्वेश्चन है 2022 का, जो फेज हमारा 2 हुआ था, और हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट नॉन पीरियोडिक मोशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो e की पावर माइनस ओमेगा टी है ये हमारा नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये बाउंडेड फंक्शन ही नहीं है। अगर बाउंडेड फंक्शन नहीं है तो ये पीरियोडिक कैसे होगा, समझ रहे हैं। साइन ओमेगा टी इज बाउंडेड फंक्शन। साइन के टर्म में जितने भी फंक्शन है जैसे साइन ओमेगा टी और ब्रैकेट में कुछ भी है कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट में कुछ भी है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होंगे। ठीक है, अच्छा जी अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन और 2011 का है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच रिप्रेजेंट एसएचएम। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन ऑसिलेशन आपका एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है। y इक्वल टू अगर a साइन ओमेगा टी है या प्लस है या माइनस है b कॉस ओमेगा टी है, तो ये आपका एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा। इसका एम्पलीट्यूड भी बता दिया मैंने आपको कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसका मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया 2π/ओमेगा होगा। तो ये तो एसएचएम करेगा। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जो जिसमें ए हो, तो ओनली ए सही हो सकता है और सी सही हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए बी। अब बी वाला जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन क्यू ओमेगा टी, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। पीरियोडिक तो होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको y दिया है समथिंग, ठीक है, आपको सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन माइनस ऑफ y करके दिखा दीजिए। जिसका ये हो पा रहा है वही एसएचएम होगा। ये कंडीशन वो है। ठीक है, ये टेक्निक भी है। तो आप देखेंगे y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी नहीं कर पाएगा। अब देखिए जो c वाला है वो सिर्फ कॉस के टर्म में, सिंपल साइन के टर्म में और सिंपल कॉस के टर्म में दिखाते हैं, तो c भी होगा। और d तो आपने पता ही है ये हो ही नहीं सकता, तो a और c इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, आप इनको कर लेना, इस टाइप के आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो आप बेसिक शुरू करते हैं। बेसिक जो पार्ट है मेरा, इसमें पहला टॉपिक है चेक वेदर एसएचएम और नॉट। ठीक है, तो बच्चों इसमें करना क्या है, आपको चेक करना है कि जो आपका गिवन मोशन है या गिवन फंक्शन है वो एसएचएम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो मेरा पहला फंक्शन है, आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये जो फंक्शन है इसके आगे मान लीजिए अगर एम्पलीट्यूड इसके आगे a लिखा है और इसके आगे b लिखा है और आपसे इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो आप ट्रिक से इसको डायरेक्ट करेंगे। बहुत बड़ी मेथड वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है जिसका एम्पलीट्यूड आपका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, आप कंफ्यूज मत करना, AMP। और अगर फेज पूछा जाए तो फेज होगा tan थीटा इक्वल टू B/A। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है। आप प्रीवियस ईयर जब उठाएंगे, ऑब्वियस बात है आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं का एक अपना स्टडी मटेरियल होगा, तो जब आप उसको उठाएंगे तो आप वहाँ से देखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन कितने आए हैं इससे। सेकंड में फंक्शन उठा रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
अब जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो बच्चों वैसे आप बायो वाले हो, फिर भी मैं आपको बता दूं साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, इसको लीनियर पार्ट में लाने के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 1 माइनस कितना कॉस 2 ओमेगा टी। ये एक फॉर्मूला होता है हमारे मैथमेटिक्स में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी से मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, SHM है या नहीं है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या एक्सलेशन ऐसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये एक्स जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है फंक्शन ओरिजिनल में दिया है वो ये है। अच्छा जी, आगे आप इसमें देखें तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये हमारा SHM को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नॉट SHM, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप याद करिए, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप टाइम बचा सकते हैं। और अगर आप कहेंगे नहीं सर हम इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्व करिए, आप आंसर तक पहुँचेंगे, ठीक है। आप घर में एक साइन क्यूब का करके भी देखिएगा, किसका, साइन क्यूब ओमेगा टी का, ठीक है। ये भी NCERT में है, SHM है या नहीं है कमेंट करिए। अच्छा, अगर लीनियर फंक्शन है जैसे कि मान लीजिए cos 2 ओमेगा टी प्लस π/3 है, तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये मेरा क्या होगा, SHM होगा, ठीक है। आप इस पर डिफ्रेंशिएट करिए, इसको x एज्यूम कर लीजिए, x करके इसको एक्सलेशन निकालिए तो -(x) फॉर्म में आ जाएगा। और ये फंक्शन पीरियोडिक तो है ही, देखो साइन n थीटा है तो इसका पीरियड ऐसे दिया जाता है, जो हम इसका पीरियड कैलकुलेट करते हैं t = 2π/n, ये बात आप ध्यान रखना। और 2-3 फंक्शन है तो जो सबसे लीस्ट वाला है वही आपका टाइम पीरियड होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी में आगे को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। एक और डेफिनेशन लें जो SHM है बच्चों, SHM हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। अगर किसी का SHM क्या है तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब ये है, ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सर्कल है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो इसमें किसी टाइम पे मान लीजिए पोजीशन ये रही और ये पोजीशन क्या है, P है, ठीक है। इससे भी आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस P पोजीशन पे जो हमारा थीटा होगा, जो यहाँ से ये एंगल है, ये मेरा थीटा है, और यही थीटा क्या है, ओमेगा टी। तो इस P पोजीशन पे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको टाइम पीरियड दिया रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ 1-2, ताकि आपकी थोड़ी क्लियरिटी बन जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ SHM का। जैसे फंक्शन है आपके पास पहला वाला, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म में। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर ये नेगेटिव है। अगर आपको फंक्शन दिया है तो नेगेटिव को आप पहले पॉजिटिव बनाइए, और वो कैसे बनेंगे, साइन लिखा है तो कॉस में 90 जोड़ के, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है आपका, वो होता है माइनस साइन थीटा। तो आप इसको पॉजिटिव बनाइए सबसे पहले डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कॉस, ये NCERT का क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन अगर आपको मैं बताऊँ, ठीक है। तो आया हुआ भी है एक बार क्वेश्चन, अभी हम करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बना लिया आपने, ठीक है। अगर बना हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये आपका बना हुआ मिल गया तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये आपको तो आ ही जाएगा करना। उसके बाद आपको एक सर्कल ये भी बनाना आ जाएगा। अब आपको यहाँ से मोशन स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो देखिए 2 लिखा है, 2 क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है मेरा वो क्या हो गया, यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ तक ये 2 है, ठीक है। 2 क्या मान लीजिए, इसे सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। अब पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 5π/6। तो 5π/6 देखिए, इतना 90 हो गया तो लगभग इधर मिलेगा, ठीक। तो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 5π/6 ये बन गया, ठीक है। अब पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे होगी, और कितने पे, t = 0 पे। समझ रहे हैं, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई कहेगा भाई ओमेगा, कहीं पर ओमेगा भी दिया रहता है तो ओमेगा हो जाएगा इसका 3,
क्योंकि जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स इक्वल टू ए साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन है। इसमें ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, फाई फेज है। मे बी ऐसे भी हो सकती है बच्चों, ए कॉस, ये एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ये वाई भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हम लिख सकते हैं, प्लस फाइव। यूनिफॉर्म सर्कुलर के प्रोजेक्शन में कॉस वाला एक्स होता है, या एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं। ये वाला आपको समझ में आया कैसे बना लिया। चलिए दूसरा बनाते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो, दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई, आप इसको बनाइए कॉस पाई बाई 6 माइनस टी, ये है। तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए और ड्रॉ करिए। तो जो दूसरा था मेरे पास, ये ऐसे दिया था, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में लाइए। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक्स इक्वल टू कॉस, माइनस कॉमन ले लो, माइनस टी माइनस पाई बाई 6। और कॉस हमारा ना थोड़ा आपको यहाँ मैथमेटिक्स यूज होगी, इवन फंक्शन होता है तो माइनस वो खा लेता है अपना, तो कॉस ये हो जाएगा टी ओवर पाई बाई 6। इसको ड्रॉ करना है। अब देखो एम्पलीट्यूड कितना है, 1, ये तो सभी को आ जाता है, इसके बाद किसी को नहीं आता, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, तो एम्पलीट्यूड तो 2 है, ठीक है, नहीं सॉरी 1 है, कुछ है ही नहीं आगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 हो गया, ये एम्पलीट्यूड को दिखाता है। पाई बाई 6, अगर आप ध्यान से देखिए ये माइनस पाई बाई 6 है, समझ रहे हैं। तो आप अगर इसको ऐसे बनाएं तो ये वाला माइनस पाई बाई 6 है, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे है, कोई दिक्कत, और ओमेगा यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो बाकी 2 एग्जाम्पल आपके लिए हैं, आप उनको करिएगा, ठीक। एक और ले लेते हैं, चलो मान लीजिए ऐसा है, थर्ड एक्स इक्वल टू कॉस पाई टी, फेज है ही नहीं, तो ये तो और आसान हो गया, ये बनाया, फेज तो है ही नहीं बच्चों, फेज नहीं है तो हमारी मज़े आ गए। ये कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना होगा, कॉस पाई टी है, तो कॉस पाई टी मतलब ये 1 हो गया, पार्टिकल की पोजीशन ये है। आपको एग्ज़ाम में ये भी दिया जा सकता है, आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। बस ध्यान दीजिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कुछ अगले टर्म पे। तो बच्चों जैसा मैंने बताया, पहले हम थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये ना इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका डन है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हमने देखा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्शन है पार्टिकल का डायमीटर पे, उससे 2 ही चीज़ निकल सकती हैं, या तो एक्स इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव निकल सकती है, और या वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव निकल सकती है। अब बात आती है यहाँ से, आपसे कहा किसी ने कि ए क्या है, तो बच्चों ए है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैं ऐसे ही ऑलरेडी बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो जो ए है, ए यहाँ और यहाँ, ये है मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और जो यहाँ पर एक्स और वाई है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल या ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक। आगे ऑसिलेशन जो है, जो बैक और फोर्थ ऑसिलेशन कर रहा है, तो एक फिक्स टाइम में करेगा, तो एक ऑसिलेशन करने में जो भी टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, एक ऑसिलेशन में को करने में टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं। और जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा, और टी इक्वल टू होता है 1 बाई एफ, तो एक फॉर्मूला यहाँ से ओमेगा का निकल के आ जाएगा 2 पाई एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ और याद रखें बच्चों, यहाँ पे हम सारी डिस्टेंस मीन पोजीशन पर लेते हैं। तो मीन पोजीशन का मतलब, जब भी अगर वो कहे कि पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन का मतलब हो गया x इक्वल टू 0, और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वो a है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस a, या इधर इस साइड हो सकता है, इधर इस साइड हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है वेलोसिटी की। अगर इस फॉर्मूले को लेके आप वेलोसिटी निकालते हैं तो dx ओवर dt निकालेंगे, तो dx ओवर dt करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ से निकलेगा माइनस a, और अंदर का ओमेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t
प्लस 5। समझ रहे हैं? अच्छा जी, अगर इसको लेके चलते हैं, अलग अलग है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी dy/dt इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करिए, कॉस ओमेगा टी एक्स बाई ए, तो ये साइन है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आएगा माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस प्लस का डिफरेंस आया। आगे चलें, चलो। अब आई बात एक्सलेशन की, तो एक्सलेशन होता है dv/dt, तो उसमें जो आंसर आएगा यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए हो गई। ठीक, अब आप अगर चाहें तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अगर आप कहें नहीं सर उसमें ही बताइए, तो ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, और इसका इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक्सलेशन निकालना आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि मीन पोजीशन पे क्या होगा, तो एक्स 0 रख दोगे तो एक्सलेशन कितना होगा? एक्सलेशन हो जाएगा मिनिमम, और मिनिमम कितना? 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ए रख दोगे तो कितना आ जाएगा? मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब ओमेगा स्क्वायर ए, आपको यहाँ पर ए रख देना है। ठीक है, मॉड ले रहा हूँ मैं, मॉड। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी हो जाएगी? एक्स से 0 रखो, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितनी? ओमेगा ए, मॉड की बात हो रही है, मॉड ले रहे हैं, और यहाँ पर मिनिमम, और कितनी हो जाएगी? 0। ठीक, यहाँ तक भी आपको दिक्कत करनी होगी। ये अभी आपसे कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होंगे, वहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। तीनों ग्राफ डिस्कस करें, अगर 1 2 3 पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी ये ग्राफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, वेलोसिटी टाइम दिया है, एक्सेलरेशन टाइम दिया है, तब तीनों ग्राफ क्या होंगे? तो बच्चों ये याद रखना, जैसे ये बनाया मैंने, तो इसका जो ग्राफ बनेगा आप खुद ही बना लीजिए, ऐसे ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो ये जो कट है ये t/4 है। ठीक, और यहाँ पर पीक आएंगे वो t/2 है, और यहाँ पर जो कट आएगा वो आएगा 3t/4। जैसे ही वेलोसिटी में जाओगे आप तो π/2 ये नीचे पहुँच जाएगी, ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे t/2 है ये कट करेगा ऐसे, ये, और फिर ये ऐसे, और एक्सेलरेशन में जाओगे फिर ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, और t/4 से निकलेगा, ऐसी पीक बनेगी और 3t/4 पे गिरेगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ है, एनसीईआरटी में ज़्यादा हैं, इसको आपको अभी मैं एनसीईआरटी का एक कटिंग लगा दूंगा। तो इन ग्राफ से क्या है कि जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाओगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाओगे, तो ये π/2 पीछे, ये भी π/2 पीछे, लेकिन जैसे ही एक्स और ए के बीच में देखोगे तो ये पाई पीछे होगा। ठीक है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई पीछे होगा, ये आगे होगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ये पीछे होगा, और ये कंजुगेटिव π/2 पीछे चलेंगे, आप ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक, यहाँ तो दोनों का भी सम हो सकता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी? ½ mv²। अभी हमने वेलोसिटी पीछे से निकाली थी, ओमेगा a² माइनस x², वो भी रख सकते हैं, या आप ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये हो जाएगी, और या आपकी ये हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया है आपने। ठीक है, ए वाला क्या है, एक्स वाला क्या है। ठीक, बस याद रखिए मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मिनिमम कहाँ पे होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हो जाएगी जब x इक्वल टू 0 होगा, या आप कह सकते हैं सर मीन पोजीशन पे, और मिनिमम कहाँ पे हो जाएगी जब x इक्वल टू a होगा, एम्पलीट्यूड होगा, मतलब एक्सट्रीम पे। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे।
वहीं बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, या आप कर लीजिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए मैं कॉस ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डायमीटर में आप एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन लेंगे तो कॉस आ जाएगा, वाई में लेंगे साइन आ जाएगा। और तीसरा हो जाएगा मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मिनिमम कहाँ पे होगी। तो मैक्सिमम ये जो हमारी एनर्जी है ये हो जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, मतलब एक्सट्रीम पे, और ये 0 पे, ठीक। तो टोटल सम करेंगे अगर इसकी, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। ग्राफ बनाते हैं इसका प्यारा सा। तो ये जो है बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ही आप पोटेंशियल को भी ड्रॉ करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है। एक ग्राफ तो ये है। दूसरा एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एनर्जी और टाइम के। तो यहाँ से जो हमारी एनर्जी बढ़ेगी ऐसे, ये फिर ऐसे ऐसे करके, जो ऐसे हमारी मोशन के साथ बढ़ रही है काइनेटिक, और जो मोशन के साथ नीचे को कम हो रही है वो पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को जो ओवरलैप करेगा वो टोटल एनर्जी। ये सारा जो मैंने आपको बताया ये जेईई में 2022 से बहुत तेज़ी से घूम रहा है, क्या पता आपके उसमें भी अब पूछा जाए, ठीक। एक छोटी सी टेबल बना के कुछ और बातें हम इसमें नोट करते हैं। देखिए अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। कुछ कुछ बातें हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं जनरली के लिख दूंगा, इसको मैं यू लिख दूंगा, इसको मैं ई लिख दूंगा, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर प्लस माइनस ए होती है तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है, ये कैपिटल ही कर लीजिए। ए 0 हो जाएगी और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर आपका एक्स मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन पे भी यू 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी टोटल के बराबर हो जाएगी। अगर आपका प्लस माइनस ए बाई रूट 2 है, एम्पलीट्यूड का ए बाई रूट 2 है, तो यू जो है वो टोटल एनर्जी का 1/4 हो जाएगी, तो बची जितनी वो काइनेटिक एनर्जी में चले जाएगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एक्स प्लस माइनस, अच्छा ये रूट नहीं होगा, सॉरी ये बाई 2 होगा। अगर ए बाई रूट 2 होगी तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यू और के आपस में बराबर हो जाएंगी और टोटल एनर्जी का आधा हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है सबसे, ये तो आप बना लेंगे, ये इम्पोर्टेंट, ठीक। जो एवरेज एनर्जी होगी उसको हम एवरेज एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, चलिए एक चीज़ और लास्ट हम और डिस्कस करते हैं इसमें, वो ये है बच्चों, जैसे मेरा एक चार्ट जैसा है, यहाँ पर ये x इक्वल टू माइनस ए है, ये x इक्वल टू प्लस ए है, बीच में कहीं x इक्वल टू ए बाई 2 हुआ करता है, यहाँ पर भी a बाई 2 होगा, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 एक्सट्रीम कंडीशन है। तो जो मेरा टाइम पीरियड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, ठीक है, वो हमेशा कितना आएगा, t/6 आएगा, ठीक। और जो मेरा यहाँ से लेके 0 तक जाएगा वो t/12 आएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं ये t/6, तो इसका ये डबल होगा। अगर इसमें आप इसका ही करेंगे, अगर ये t1 है तो ये कितना हो जाएगा, t1/2, समझ रहे हैं, 12 हो गया ना, तो t1/2। सिमिलरली देखिए एक्सट्रीम पोजीशन से अगर आप प्लस a/2 तक जाएंगे ये भी t/12 होगा, लेकिन जैसे आप a/2 से a जाओगे t/6 होगा। ये भी जे में बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन आता है तो डबल या 1/2 का रिलेशन जैसा भी पूछा है t1/t2 या t2/t1 आप जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो इसके कुछ पीवाईक्यू करते हैं, थ्योरी कुछ ज़्यादा ही हो गई, आप बोर हो गए होगे, कोई बात नहीं। अब बच्चों ऐसा है इस चैप्टर बहुत आसान है तो इससे आपको क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ईजी चैप्टर से ही आप क्वेश्चन अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, मार्क्स अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है 2021 का, और ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एक बॉडी है एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कह रहे हैं अगर उसकी फ्रिक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होगी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कैसे, देखो
टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ये है कि जब पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल मीन पोजीशन से 2 बार गुजरेगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2n इसका आंसर हो जाएगा। तो जो 2021 का पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर 2n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2020, और 2020 का एक क्वेश्चन है बच्चों 7, सॉरी दूसरा, कहाँ 7, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, तो अभी भी बताया था मैंने, कितना होगा आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पाई। ठीक है, वैसे भी अगर आप नहीं याद आते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू ए साइन, वाई के टर्म में आप साइन लिखेंगे, एक्स के टर्म में कॉस लिखेंगे, ये आ गया। आप कुछ भी ले लीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो डी वाई बाई डी टी जैसे ही आप इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सलेशन निकालिए, तो जैसे आप एक्सलेशन निकालिए तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए इसको, ये माइनस को हटाना है आपको, तो आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। तो कितना आ जाएगा आंसर? पाई आ जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया है, एक्स से जैसे ही वी जाएंगे तो पाई बाई टू का फेज, और वी से जाएंगे ए तो पाई बाई टू का फेज, और एक्स से डायरेक्ट अगर यहाँ चले जाएंगे तो पाई का फेज। ये ट्रिक हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन है आपके 2019 और उड़ीसा का है, हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल अंडरगोइंग इन वन टाइम पीरियड इज, तो एक टाइम पीरियड में कितना होगा टोटल डिस्टेंस, कितना कवर होगा बच्चों? ये तो सिंपल सी बात है, एक टाइम पीरियड में कितना होगा? मीन पोजीशन से ए जा रहा है तो एक बार 0 से ए जाएगा, तो फिर वापस आने में टोटल कितना हो जाएगा? 4 टाइम ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, यह आया है 2019 में, ऑल इंडिया का पेपर था उसमें है 4। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल कॉमा द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इनिशियल सेंस, सब कुछ दिया है फिगर में। तो आपसे पूछा है कि वाई प्रोजेक्शन निकालिए। तो वाई प्रोजेक्शन होता है बच्चों साइन में। ठीक है, वाई प्रोजेक्शन किस में आएगा? इनिशियल इतना द वाई प्रोजेक्शन ऑफ जॉइनिंग ऑफ पी। अच्छा, पी के साथ निकालना है। देखो एम्पलीट्यूड तो 3 है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या देखिए, एट टी इक्वल टू जीरो, तो वाई कितना दिया है? 3, तो मतलब एम्पलीट्यूड हो गया 3, पहली बात। अब देखो y में क्या हो जाएगा? y में आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो, तो y प्रोजेक्शन में a तो 3 हो गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो t दिया है इन्होंने, हाँ t इक्वल टू 4 लिखा है, तो 2 पाई बाई 4। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोजेक्शन है रेडियस वेक्टर का पार्टिकल का, वो कितना निकल के आ जाएगा? y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा 3 कॉस पाई बाई 2 टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, 2019 का ही है, 2 क्वेश्चन आ गए थे उस बार। आपसे कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। तो बच्चों आपको पहले ही पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब एक टाइम टोटल जो वाइब्रेशन होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। कंप्लीट, अगर आपसे 1000 भी पूछ दे, कंप्लीट वन वाइब्रेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी कहाँ होगी? कुछ बिना सॉल्व करे 0। यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान से इस क्वेश्चनों को करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं आपसे? अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 3। आगे कह रहे हैं व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मान लीजिए एक्स अगर 2 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन देन टाइम पीरियड। तो कह रहा है यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेशन के बराबर है, तो रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो रख दीजिए, एक ओमेगा से एक ओमेगा पहले उड़ा दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एक्स। तो यहाँ ए रख दो, 3 का 9, 2 का 4, ओमेगा हो जाएगा 2, एक्स 2 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमें दी नहीं है तो एक काम करो 2π/t कर लो। क्यों? क्योंकि हमें टी ही निकालना है, तो सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा 4π/√5। तो क्वेश्चन देगा, देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम कर ही नहीं पाते इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी x1 एंड v1 पे, x1 x2 पे, v1 v2 है, तो टाइम पीरियड बताइए। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा, मैग्नीट्यूड लिया करो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x1 पे जो वेलोसिटी है वो है v1, ठीक है, और x2 पे जो वेलोसिटी है वो है v2। तो x1 पे कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा ओमेगा, स्क्वायर कर ले, चलो स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, x1 स्क्वायर, और v2 स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये 2 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पर रीअरेंज करके ओमेगा निकालना है। एक बार आप यहाँ से ओमेगा निकाल लें, जैसे ही ओमेगा आ जाएगा आप टाइम पीरियड निकाल देंगे 2π/ओमेगा से, ठीक है जी। तो ओमेगा कैसे करें, हम एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस, या इसको रीअरेंज कर लो पहले ऐसे, एक ही हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा v2 स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये तो स्क्वायर नहीं आएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा निकल के आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ जाएगा रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो टाइम पीरियड निकाल लीजिए 2π/ओमेगा से। तो करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है 2015 का, उस समय रिटेस्ट हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज a एंड मैक्सिमम वेलोसिटी b, देन इट्स टाइम पीरियड। तो सिंपल सी बात है भाई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको क्या दिया है, a इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम, और वेलोसिटी a ओमेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, a/b क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2πb/a। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ये है 21/4/2014 का। और ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था कि उस तरह से होगा, तो आप इसको खुद ही करिए अटेम्प्ट, और अगर आपने स्टार्टिंग में नोट्स देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 21, ठीक है, 21 क्वेश्चन, सॉरी 21 नहीं, 2013 क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी ग्राफ से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा t है, तो नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बताइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट की आप ग्राफ बनाओगे वो क्या बन के आएगा, इलिप्स बन के आएगा, इसको भी आप करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है 2012 का, और ये 11 हो गया, ठीक। और आपको y दिया है, तो मैंने आपको जनरली बताया ये रिलेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, साइन π/2, और अंदर दिया है 50t माइनस x, ये है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। वैसे ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये डाल दिया गया इसमें। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है बच्चों, मैं बता देता हूँ, ये वेव का क्वेश्चन है। वेव वेलोसिटी जो होती है वो होती है ओमेगा/k,
और पार्टिकल वेलोसिटी आपकी होती है dy/dt। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है तो आप निकाल सकते हैं इसको मैक्सिमम। ठीक, वैसे इसको आप छोड़ दीजिए और चाहे तो निकाल दीजिए कंपेयर करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो आया हुआ है आपका 2011 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन 2011 में आया है। कह रहा है कि टू पार्टिकल ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल लाइन साइड बाय साइड with the same frequency and amplitude, they pass each other moving in opposite direction when their displacement is half of amplitude. The mean position of the particle lie on a straight line perpendicular to path of particle then phase difference. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन कर रहे हैं तो मान लीजिए एक ऐसे कर रहा है और दूसरा ये कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू पार्टिकल अलोंग टू क्लोज पैरेलल लाइन विद सेम फ्रीक्वेंसी दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो अगर ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो कहाँ पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब थोड़ा सा मिल रहे हैं a/2 पे। और कहाँ तक चल रहे हैं, a तक चल रहे हैं। मान लीजिए पहला पार्टिकल है, दूसरा ये मीन पोजीशन है दोनों की। ठीक, x = 0। तो इक्वेशन लिखिए SHM की, और कोई बहुत भारी क्वेश्चन तो नहीं है। a साइन कुछ दिया नहीं है तो इसलिए बहुत अटपटा लग रहा है, +5 पहला हो गया। ये जो है ये फेज है, तो सोचिए जब x = a/2 होगा, x = a/2 होगा तो क्या होगा, a/2 = a साइन ω/t +5। तो साइन ω/t 5 = 1/2 हो जाएगा, तो ω/t + 5 = π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले का केस मान लीजिए 1 कर लीजिए, तो पहले अच्छा इसको 5 रहने दीजिए, तो पहले का जो पूरा फेज है ना 5/1, ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का कितना हो जाएगा, 5/2 = हो जाएगा π - π/6, तो कितना आ जाएगा 5 π/6। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 5 π/6। ये दूसरे का फेज हो जाएगा। क्लियर, तो टोटल रिजल्टेंट फेज जो है 5/2 - 5/1 आपका हो जाएगा, 5 में से 1 घटाओगे तो 4, तो 4 π/6। बस फेज का काम था यहाँ पे, और कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है ये 2011 में आया हुआ है, और ये आपके लिए होमवर्क है। कई बार करा दिया है मैंने ऐसा क्वेश्चन, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस जनरली आप चेक कीजिए, इसमें मोर देन 1 ऑप्शन है, तो इसको आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ एक और होमवर्क दूंगा। 2010 का एक क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक जैसे हैं थोड़ा सा। अगर आपको नहीं आया बच्चों, तो आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिए मेरे को, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 2009 का। क्वेश्चन कह रहा है, A simple pendulum performs simple harmonic motion about x = 0 with amplitude a and time period t. The speed of pendulum at x = a/2. तो भाई पेंडुलम है या कुछ भी है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो ये होता है। तो कह रहा है कि x a/2 पे कितना होगा, तो भाई a/2 रख देंगे तो a/4 हो जाएगा। सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ω√3a²/4। पूछा क्या है, टाइम पीरियड, तो t = 2π/ω। ओमेगा के नीचे भेज दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x = a/2। अच्छा, स्पीड पूछिए हमसे, यहाँ पर हमसे स्पीड पूछिए, तो आप काम करिए, टी नहीं निकालना है, स्पीड ही पूछिए, और टी के टर्म में पूछिए तो 2π/t रख दीजिए ओमेगा की वैल्यू, ये हो जाएगा √3a/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला जो है ये भी आपके लिए है, ये भी 2009 में आया था बच्चों। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट SHM। तो बच्चों SHM जो रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया a = -ω² होना चाहिए या a = -x होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो ए ऑप्शन है वही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब माइनस के एक्स प्लस ए रिप्रेजेंट करेगा एस एच एम। ये कंडीशन फॉलो होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 2008 का। ऐसे तो अब बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टू एस एच एम ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी इतना, तो मान लो ओमेगा 1 है 100, ओमेगा 2 है 1000। पूछ रहा है हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड द रेशियो ऑफ दियर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए, और ये ए सेम है करा दोनों का, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर बाई ओमेगा 2 स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, 100 का स्क्वायर ओवर 1000 का स्क्वायर, तो 1/100, तो 1/100 मतलब 1/10 का स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सोचेंगे कि इतना जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है ये बच्चों, क्वेश्चन ही ऐसे है, मैं क्या करूँ, समझ रहे हैं। क्वेश्चन है 2008 का ही है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है एक्स दिया है आपको, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट परफॉर्म एस एच एम of period t and equation this after the elapse of what fraction of time period the velocity of point will equal to half of maximum velocity। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी, ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप यहाँ से वेलोसिटी निकालिए, इजी है, वेलोसिटी निकालिए, और वो कह रहा है किसके इक्वल कर देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा निकल जाएगा, फिर उसके बाद टाइम निकल जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की थोड़ी सी बेसिक कहानी। ठीक है, तो बच्चों जनरली जो हमारा सिंपल पेंडुलम का केस है वो बहुत इजी है। ये हमारी कोई फिक्स सपोर्ट है, ये जो है ये मीन पोजीशन है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं इसको। और इसमें कोई बॉब के सहारे या किसी मास को एक धागे के सहारे हमने ऐसे लटका रखा है, जो इसमें एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इससे। मान लीजिए लेंथ है एल, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो लेंथ, ये एल जो लेंथ है बच्चों, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो ये जो ये हाइट रेज हुई है ये कितनी होगी। ठीक है, तो जो इसकी हाइट रेज होती है h, वो हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है l, अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये कितनी हो जाएगी, l cos थीटा। ठीक है, तो l माइनस l cos थीटा। तो हमारी जो हाइट होगी वो होगी, l निकाल लीजिए बाहर, 1 माइनस cos थीटा। में भी पूछा ही जा सकता है, यहाँ से अगर ये मोशन कर रही है, यहाँ जा रही है, तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे काइनेटिक होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, इससे बाहर नहीं आया है, नीट में ना आएगा, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। कभी कभी ये पूछा जा सकता है जो बॉब है उसकी वेलोसिटी निकालो, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तीन चीज़ें तो ये हो गई जिसमें आपका कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, जो इसका जान है इस चैप्टर की। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लग रहा है वो यहाँ पर दिया जाता है, t इक्वल टू 2π√L। अब देखो मैं बार बार L कह रहा हूँ, वैसे इसको हम अगर वर्ड में देखें तो इनर्शिया फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, देखो एग्जामिनर L ना देके इनर्शिया फैक्टर दे देगा तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, और नीचे जो है उसको हम इनर्शिया फैक्टर और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया। ठीक है, या आप इसको ऐसा करो, स्प्रिंग फैक्टर कर लो, स्प्रिंग फैक्टर, थ्रेड फैक्टर भी कह सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड निकल के आता है t इक्वल टू 2π√L/g। तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वाल्टर लेविन थे, हैं एक हमारे उसमें हैं, अब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है, रिटायर्ड हो गए, तो उनकी कभी कभी वीडियो आती हैं, तो उनका आप एक एक्सपेरिमेंट देखिएगा, उन्होंने इस पर खुद ही लटक गए एक बार। ठीक है, प्रैक्टिकली बच्चों को समझाने के लिए बॉब पे खुद ही लटक गए, और
ये समझाया कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप सच में फिजिक्स से तैयार करने लग जाएंगे, इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं। और पहले वो इंडस्ट्री में थे, अब तो रिटायरमेंट हो गया है, काफ़ी एज हो गई है, लेकिन फिर भी वो अभी भी अपडेट करते रहते हैं बच्चों को। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टाइम पीरियड की बात हो गई। अब टाइम पीरियड के बाद अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होगा एम्पलीट्यूड का, और ये जो मोशन होगा वो एसएचएम होगा। कब? फॉर स्मॉल एंगल। याद रखना, अगर एंगल स्मॉल नहीं है तो ये हमारा टी इक्वल टू 2π√L/g वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल है लेकिन पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक। ये बात भी आप ध्यान रखना। अगर आपका साइन थीटा के बराबर नहीं है तो ये अप्रॉक्सीमेशन लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो उस केस में जो टाइम पीरियड निकल के आता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। कभी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। 1 प्लस जो भी थीटा है, θ²/16 टी, ये टी 1 कर लीजिए, ये टी हमारा 2π/√Lg है। आजकल एक ट्रेंड यहाँ से ग्राफ का पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, टी इक्वल टू 2π√Lg है, तो जो लेंथ टाइम पीरियड के ऐसे प्रोपोर्शन होगी, स्क्वायर करके आप देखें अगर, तो ये पैराबोला नेचर है। तो टाइम पीरियड और लेंथ का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो लगभग ऐसे आएगा, ठीक। अच्छा जी, वहीं अगर आप देखें टाइम पीरियड के स्क्वायर और लेंथ का खींच दें अगर, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अच्छा जी, वैसे ही अगर टाइम पीरियड और √L का होगा तो आप मुझे बताइएगा। इसी में एक टॉपिक होता है हमारा सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम नाम का जो टॉपिक है, इसका अर्थ क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड होता है, याद रखना। और इसके लिए जो लेंथ होती है 99.3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आगे जैसे ही इसमें आप चलेंगे टाइम पीरियड में, जैसे कई बार आपसे कहा जाता है कि अगर हम अर्थ में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट में चले जाएं तो क्या होगा। तो बच्चों आपको देखना है कि जी में कितना चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो जी मून होता है वो अर्थ के 1/6 होता है, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, जी की जगह पे क्या रख दोगे 1/6, तो 6 इंटू समथिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो मून के लिए जैसे g/6 होता है, वैसे अनदर प्लेनेट के लिए वो पूछता है कई बार, तो आपको उसका जो जी की वैल्यू है उसमें ध्यान देना है कि वो कितनी चेंज हो रही है, और उसी के हिसाब से आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों की, एक सिंपल पेंडुलम को सस्पेंडेड किया है इन अ कार, और कार मूविंग हो रहा है सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। तो उसकी रेडियस कितनी है, r है, और स्पीड v है, ठीक। तो पूछा है कि t क्या होगा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिंपल पेंडुलम है कार में है और कार सर्कुलर ट्रैक में जा रही है, तो आपको वहाँ पर जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एक तो हमारा जी इफेक्टिव हो जाएगा जी सिंपल पेंडुलम का, एक हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में ढूंढना, या मैं भी बता दूंगा आपको। तो ये जी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, और जो भी जी आएगा, आपसे टाइम पीरियड पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा v4/r², और इसकी जो वैल्यू दी है उसके बाद आप टी में रखेंगे जी की जगह पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है, आप इसको एक बार कर लीजिए। तो यहाँ पर कार सर्कुलर घूम रही है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल अंदर को लग रहा है, दूसरा पेंडुलम की वजह से लग रहा है, तो दोनों का जो इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हमारे 90 डिग्री में होगा। तो हम 90 डिग्री से इस पर जो फॉर्मूला लगाएंगे ये हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कौन सा है मैं उसको आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का है, इसको आप सॉल्व करिएगा। जी मैंने बता दिया वहाँ पे क्या होगा। तो ये हमारी सिंपल पेंडुलम की बातें थी, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्स्ड और ये सारे ऑसिलेशन, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन, और क्वेश्चन है पहला 2022 का, ठीक है। क्वेश्चन करा है, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ इतना एंड इतना, दो पेंडुलम हैं जिनके लेंथ अलग अलग हैं, स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट, द
two are at their mean position in same phase, the minimum number of vibration of sorted pendulum after which two are again in phase at mean position। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दो पेंडुलम है उनकी लेंथ दी है। ठीक है, तो एक की लेंथ मान लो L1 है, L1 दी है आपको 121 सेंटीमीटर, और वहीं जो L2 है ये है 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें बच्चों, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है उसका जो फॉर्मूला है L/G, ये जो बॉब है उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और जनरली ये मेरी मेन पोजीशन है, m से लिख रहा हूँ। ऐसे ही हमारा ये पेंडुलम जिसका मास m है ये मोशन करेगा। ठीक, और ये जो थ्रेड की लेंथ है ये L है। ठीक है, और ये तभी हमारा ये फॉर्मूला लगता है जब हमारा स्मॉल एंगल होता है, जब हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि स्मॉल एंगल है हमारा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर L1 और L2 दिया है, कह रहा है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टेड पेंडुलम। शॉर्टेड का मतलब ये है, देखो लेंथ जो है ये शॉर्टेड है। ठीक है, लेंथ कम है तो ये शॉर्ट वाला है। आफ्टर विच टू आर इन सेम फेज, तो दोनों जब सेम फेज में हो तो कितना होगा। तो यहाँ से आप देखिए जी तो सेम ही रहेगा, 2π सेम ही रहेगा, तो टी किस पे डिपेंड करेगा, टी करेगा लेंथ पे, और लेंथ है अपॉन में √L। ठीक है, अब मान लीजिए कि n नंबर ऑफ, या दोनों के लिए लगा लीजिए पहले, तो T1/T2 हो जाएगा आपका √L1/L2। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पर ये मानिए, अगर n तुम्हारे नंबर ऑफ पेंडुलम है, ठीक है, n नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, आफ्टर विच क्या हो रहा है, पेंडुलम सेम फेज में आ रहे हैं, तो जो वाइब्रेशन होंगे लॉन्गर के वो कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो T1 और T2 है, ठीक है, जो T1 के n-1 है वो आपके T2 के n के बराबर होंगे, यही तो होगा। तो जब ये होगा तो इसका मतलब ये है, वैल्यू रखिए, आप क्या करिए T1/T2 कर लीजिए, इसको भी इधर ले आइए, और n1-1/n कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा। यहाँ जैसे ही आप L1 और L2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √121/100। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे √121/100, तो ये हो जाएगा, n हमें निकालना ही है, तो n-1/n = 1। तो ये है 11 का रूट, नीचे है 10, तो ये हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा, 11/10, और ये हो जाएगा n-1 इंटू n = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11n - 11 = 10n। तो सॉल्व करिए तो n कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टेड पेंडुलम आफ्टर विच दे आर इन सेम फेज। तो यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया कि अगर n नंबर ऑफ वाइब्रेशन है आफ्टर विच द पेंडुलम आर अगेन इन फेज, तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है लॉन्गर के वो कितने हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे। ठीक है, और n-1 हो जाएंगे तो फिर मैंने ये लगाया फ्रिक्वेंसी और इसका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1 टाइम पीरियड होती है, तो टाइम पीरियड इंटू फ्रिक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। तो दो के लिए क्या हो जाएगा, T1F1 = T2F2, तो मैंने वो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, चलिए अगला। अब मे बी 50% को ही ये समझ में आया होगा कि n-1 और n क्या हुआ होगा। ठीक है, तो आपको मैं एक मेथड और करवा देता हूँ ताकि आपका गलत ना हो। कैसे, देखिए, ये जो मैं n और n-1 कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ बच्चों, ये तो आपका 11/10 है ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है ना, इसलिए मैं n और n-1 कर रहा हूँ। समझ रहे हैं, जो लार्जर है उसमें और स्मॉलर में 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी 1 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 1 का आएगा तो इसलिए मैंने इसको इक्वल टू कर दिया। समझ रहे हैं, एक मेथड इसकी और है, देखिए T1/T2, ये मेथड 2 है। अगर आपको ये वाली समझ में नहीं आई तो कितनी हो गई, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, 11 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आपने सॉल्व किया तो T1/T2 = कितना हो जाएगा, जो T1/T2 है आपका वो कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर लो ना, ऐसे दो बार लिखने से अच्छा 10 T1 = 11 T2 हो जाएगा।
ये तो हो जाएगा। और बात ये ध्यान में रखना कि जो T1 है वो L1 के करस्पॉन्डिंग है और L1 जो है वो ज़्यादा है, तो L1 को मैंने लार्ज लिख दिया। तो लार्जर का जो T1 है और स्मॉलर का जो T2 है उसके करस्पॉन्डिंग L2 है और वो स्मॉल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 10 वाइब्रेशन है किसके, ऑफ लॉन्गर, क्योंकि T1 की क्या है, लॉन्गर का है, तो जो 10 वाइब्रेशन है लॉन्गर के वो हमारे 11 वाइब्रेशन हैं स्मॉलर के। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि सेम फेज में कब आएंगे और कौन आएगा, हाउ मैनी वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर, तो शॉर्टर कितने टाइम बाद आएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर शॉर्टर जो आएगा वो 11 वाइब्रेशन के बाद आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 2019 ओडिशा में आया हुआ था और ये हमारा इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ट्रक है, स्टेशनरी है, ट्रक स्टेशनरी है एंड हैज़ अ वर्ब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग इन अ फ्रेम अटैच टू द ट्रक। तो ट्रक के किसी फ्रेम से मान के चलिए ये हमारा ट्रक का फ्रेम है और इससे हमने इसको एक बॉब से ऐसे लटका दिया है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं द ट्रक सडनली मूव टू राइट विद एक्सेलरेशन ऑफ ए, द पेंडुलम विल टिल्ट। तो जैसे ही कह रहे हैं ये सब हमारा मोशन करने लग जाएगा तो आपका पेंडुलम क्या होगा। देखिए मान लीजिए किसी एंगल से थीटा से अटैच्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक फोर्स तो ये लगेगा जिसको हम टेंशन कहते हैं। ठीक है। और इसका एक नीचे को लगेगा mg। ठीक है जी। तो इस थीटा के अगर आप अल्टरनेट एंगल यहाँ पे देखेंगे तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा t cos थीटा। ठीक है। और इधर हो जाएगा t sin थीटा। और जो ट्रक है, पूरा ये ट्रक है, ये इधर को मोशन कर रहा है तो इधर को एक फोर्स लग जाएगा ma। ठीक है जी। तो अब जैसे ही आप इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट किसके करेंगे, t sin थीटा इक्वल टू ये ma आ जाएगा और दूसरा t cos थीटा, बस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल के और इनको आपको कंपेयर करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये हमारा एक्सेलरेशन इस साइड को है। ठीक है। तो इन दोनों में ये मैंने लगा दिया तो दोनों को डिवाइड करो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई जी। तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स a बाई जी। पहले हम देखते हैं पूछा क्या गया है। करेक्ट टू राइट और ये अच्छा इसमें यही पूछा है, थीटा ही पूछा है, तो थीटा तो इतना आ रहा है तो कहाँ को होगा, पूछ रहा है कि पेंडुलम टिल्ट कहाँ का होगा। तो बच्चों पेंडुलम टिल्ट होगा टू लेफ्ट एंड डिक्लाइनेशन इतना, ये आगे को चलेगा, एक फोर्स उसको पीछे को ले जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2010 में। ठीक है। और 2010 का क्वेश्चन है लेकिन मेरा ये तीसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। A mass fall from a height h and its time of fall t is recorded in terms of time period of a simple pendulum. On the surface of Earth it is found t equal to 2t. The entire setup is taken on surface of another planet whose mass is half of the Earth and radius is same. Same experiment is repeated and corresponding time noted t dash and small t dash। ठीक है। तो आपने ये तो पढ़ाई है, जैसे कोई एक मास ऐसे नीचे को गिर रहा है किसी अर्थ सरफेस पे, तो उस पर जो टाइम लगता है फ्री फॉल से हमने देखा था t इक्वल टू लगेगा √2h/g और इसके करस्पॉन्डिंग जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2π√L/g। ठीक है। अब आपसे क्या दिया है, आपसे ये गिवन है कि जो t है ये 2 टाइम ऑफ कैपिटल T है। तो जैसे ही ये होगा तो आप दोनों की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो 2h/g इक्वल टू 2 टाइम 2π√L/g। ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको। चलिए मत करिए सॉल्व ना, फिर बहुत वो हो जाएगा। आप ये देख लीजिए कि t/t आपका 2 आ गया। ठीक है। ये तो पहला आपको डेटा दिया था। अब अनदर प्लेनेट पे हम जब ले गए, ठीक है, और वहाँ पे क्या कहा है आपसे कि जिसका मास जो है वो हाफ ऑफ अर्थ मास है, रेडियस सेम है, तो जो जी होता है हम पहले क्या देखेंगे, इस जी में क्या चेंज आएगा। ठीक है। तो जी इक्वल टू होता है Gm/r²। तो भैया इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मास आधा हो गया, तो इसका मतलब Gm r² जो जी डैश हो जाएगा /2 हो जाएगा।
तो ये वाला पार्ट है ये जी तो होता है, तो जो जी डैश हो जाएगा मेरा इस केस में जी/2 हो जाएगा। तो जी डैश में चेंज आ जाएगा मास को आधा करने से। तो जो टी डैश होगा, जो हमारा टी है, ये टी डैश कितना हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा √2h, और ओवर जी डैश होगा, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी/2। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए 2h/g क्या है, 2h/g ये है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम टी। अच्छा, अब टी निकालते हैं, तो वैसे ही टी भी वही हो जाएगा 2π√L, तो वही है, और नीचे जी डैश हो जाएगा, तो g/2 कर लो उसको, तो 2 ऊपर चले गया, तो ये भी हो जाएगा आपका √2 टाइम टी। तो आपसे पूछा है कि टी डैश ओवर टी में क्या रिलेशन है, तो टी डैश ओवर टी को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टी ओवर टी। ठीक है, और टी ओवर टी अगर आप देखें कितना आया था, टी ओवर टी आया था 2, तो इसमें इसका रिलेशन क्या हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू 2 टाइम टी डैश। तो इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया था बच्चों क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया है 2018 में, और ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर है ये होगा आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं अ पेंडुलम इज हैंग फ्रॉम ए रूफ ऑफ ए सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज इतना एंड डिस्टेंस इतना, द टाइम पीरियड कितना होगा। तो सिंपल सी बात, आपको एक्सेलरेशन दिया है और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 20 और वही मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए। ठीक है, आपसे कहा है जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए y इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, 5 कितना दिया है 5 मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। आगे अगर देखें, आपसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड निकालो, और आपको मैं अगर बताऊं सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो 2π/ω होता है। ये सबके लिए होता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम के लिए, ये स्पेशली सिंपल पेंडुलम के लिए होता है। तो हमें यहाँ पर ये तो कुछ दिया नहीं है ना लेंथ, हमें यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो होगा ω²y। ठीक है, एक्स अगर आप लेते तो ω²x हो जाता। ठीक है, मॉड ले रहा हूँ, वैसे तो नेगेटिव होता है, मैंने मॉड लिया है, ये मॉड ले लिया। तो ये आपको दिया है 20, और ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा तो दिया ही नहीं है, y दिया है 5, तो ω² आ जाएगा आपका 4, तो ओमेगा आ जाएगा आपका 2। तो जैसे ही 2 आएगा, 2 यहाँ पे रखो, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/2, तो आंसर आ जाएगा पाई सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बच्चों 2002 का, और ये मेरा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM फॉलिंग टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर 100 ऑसिलेशन, द एम्पलीट्यूड फॉल टू s टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर 200। तो पूछ रहे हैं कि s क्या होगा। तो बच्चों देखो, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एम्पलीट्यूड फॉल होगा वो हमारा एक्सपोनेंशियली होता है। ठीक है, तो जब 100 ऑसिलेशन हो जाएंगे तो कह रहे हैं कि 100 ऑसिलेशन में जो उसका एम्पलीट्यूड है 1/3 गिर गया। ठीक है, फॉल हो गया 1/3 टाइम। तो आफ्टर 100 मतलब, अगर आप आफ्टर 100 निकालेंगे मतलब 200, तो आफ्टर 100 में एक्सपोनेंशियली होता है 1/3 डबल हो गया ना। तो आपको उतना, जितना भी टाइम आपका बढ़ रहा है, ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसकी पावर 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/9 टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9 टाइम। याद रखना, हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्सपोनेंशियली घटता है, जैसे कि 1/3। तो अगले बार अगर वो पूछता 300 में कितना होता तो 1/3 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और आया है 2001 में। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसके पास मेटल बॉब है। ठीक है, कह रहे हैं कि विच इज़ नेगेटिव चार्ज, मेटल है तो कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज हमको दिया है। फिर कह रहे हैं इफ इट इज़ अलाउड टू ऑसिलेट अबव अ पॉजिटिव चार्ज मेटालिक प्लेट देन टाइम पीरियड क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो टाइम पीरियड के ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और टाइम पीरियड आप लिख लो कि ये होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है, लेंथ का तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, डिपेंड किस पे करता है, जी पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जी में कितना चेंज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज बॉब को अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर अपोजिट चार्ज है तो उसको एक ही लाइन में ले आएगी तो फिर जी बढ़ेगा, आपका जी इफेक्टिव, जी बढ़ेगा तो टी घटेगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसे ही है ये क्वेश्चन, काफ़ी इजी हैं, कोई बहुत यहाँ पर बच्चों कठिन चीज़ें नहीं चल रही हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2000 का। ठीक है, ईयर 2000 का है और क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि M1 एंड M2 हैंगिंग फ्रॉम द end of string LA and LV are executing SHM if their frequency are इतना, then which one is correct। तो मैंने आपको अभी अभी टाइम पीरियड बताया था, अगर फ्रीक्वेंसी कभी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसका उल्टा कर दो। तो उल्टा कैसे होगा सर, तो ये 2 पाई हो जाएगा और ये रूट G/L हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट G/L ऑफ ए। और ऐसे ही एफ बी का निकालेंगे तो वो है हमें FA/2 दे रखी है, तो इसका मतलब 1/2 पाई और रूट G/L भी हो जाएगी। ये हमारी कंडीशन है। अब देखिए एफ ए, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें, एफ ऑफ ए और FA/2 पे जो दे रखी है आपको। ठीक है, तो एक काम करो, इसको डिवाइड, इसको मत लिखो अभी आप ना, कंफ्यूज करोगे। FB कर लो, इसको आप डिवाइड कर लो और इसका रेशियो आपको 2 दिया है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट LB/LA। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो LB/LA इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है जी, तो पूछा क्या है इसमें, पूछा गया है देन LA इक्वल टू 2LB। ये तो गलत है। LA इक्वल टू 4LB रिगार्डलेस ऑफ मास। देखो मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो रिगार्डलेस ऑफ मास तो है, लेकिन LA इक्वल टू LB/4 तो नहीं है। LA इक्वल टू 4LB नहीं है, तो इसका सही कौन सा है, सी वाला है। सी वाला है LA इक्वल टू LB/4। रिगार्डलेस ऑफ मास तो है ही। वैसे तो आपको बी और सी दोनों सही लग रहे होंगे, लेकिन LA और LB का कॉम्बिनेशन सही नहीं है बी में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत पुराना है, 90 जितना भी है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ मैं मैक्सिमम बच्चों, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। पूछ रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 सेकेंड। और आपसे कह रहे हैं कि अगर लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज कर दे तो उसके टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड इक्वल टू लेंथ के टर्म में हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो टी किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट टाइम एल पे। तो एल को अगर आप 4 गुना कर देंगे तो 4 मतलब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2, तो टाइम आपका 2 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड। पहले कितना था, 2 था, उसके बाद जैसे ही आपने 4 गुना करोगे लेंथ को तो टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये बहुत बहुत पहले पूछे जाते थे। तो अगला क्वेश्चन है 1998 का और क्वेश्चन नंबर मेरा है 9। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है टू सिंपल पेंडुलम। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्यों करवाया मैंने ये क्वेश्चन, ये वाला ही क्वेश्चन आपका 2022 में एज इट इज़ आया था। आप पहला क्वेश्चन चेक करके देखिए। तो नीट के PYQ करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट होते हैं काफ़ी, बस वैल्यू बदलती है। टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ दे रखी है आर, गिवन स्मॉलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एट द सेम टाइम, दे विल गेन बी इन फेज व्हेन द पेंडुलम ऑफ शॉर्टर इतना कितना कंप्लीट कर लेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर 2 तरीके से आपको ये करवाया था। तो आप कोई भी तरीका से लगा सकते हैं। T1/T2 इक्वल टू रूट, इसको आप खुद करेंगे, मैं इसके लिए आपको आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है 2। ठीक है, तब आपकी ज़्यादा रीजनिंग अच्छी होगी। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से इसकी एक शॉर्ट्स टाइप की वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अगली क्वेश्चन भी आपका जो आया था, अच्छा इतने ही हैं, बहुत पुराने नहीं जाते हैं। अब मैं बच्चों आपको वो क्वेश्चन कराना चाहूँगा सिंपल पेंडुलम के, जो आपके NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन हैं।
और उसी के साथ सिंपल पेंडुलम का ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। तो बच्चों जो स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका, जनरली आपको स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या दिया रहेगा, टाइम पीरियड ही निकालना पड़ता है। तो जैसे ये हमारी एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक मास m है। तो जैसे आप इस पर एक फोर्स लगाते हैं तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो इसको इलोंगेट होने से बचाता है। ठीक है, वापस लेके आता है उसी की मीन पोजीशन में। क्लियर। मे बी कॉम्प्रेशन भी होगा। तो जो इलोंगेशन फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इक्वल टू माइनस के एक्स है। तो एक बार नीट में तो इससे ग्राफ ही पूछ लिया गया था कि F और X का ग्राफ खींचो। देखो अगर नेगेटिव यहाँ पे नहीं होता तो ये हमारा ग्राफ पॉजिटिव स्लोप होता है ऐसे करके, लेकिन ये नेगेटिव होने की वजह से इसका जो स्लोप होगा वो इधर को होगा। ठीक है, अब आगे और इसमें बात करें, जो हमारा के है यहाँ पे वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये मेजर करता है स्टिफनेस। कभी कभी यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह पे स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी लिखा रहता है। तो स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस जो हम मेजर करते हैं वो स्प्रिंग कांस्टेंट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा जनरली डिपेंड करता है रेडियस पे, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे। ठीक, तो एक चीज़ और इसमें, अगर आप स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं तो जो वर्क डन है वो आपका स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें थोड़ा और आगे। टाइम पीरियड की बात करें अगर, तो टाइम पीरियड का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√m/k। ठीक है, उसका L/g था, इसका m/k है। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो आप 1/t करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वेरियस कंडीशन आती है। जैसे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्प्रिंग ये है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और दूसरी ये है जिसका K2 है, और यहाँ पर मास m है, और आपसे पूछा कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो कोई भी कंडीशन है बच्चों, टाइम पीरियड इतना ही होगा। जैसे वहाँ G में चेंज हो रहा था वैसे यहाँ K में चेंज होगा। तो K इक्विवेलेंट यहाँ पे जो सीरीज का है, जैसे आप कैपेसिटर में K इक्विवेलेंट निकालते थे वैसे ही यहाँ सीरीज में भी निकालेंगे, 1/K1 प्लस 1/K2। एर अभी यहाँ पर हमारे दो ही स्प्रिंग हैं तो इसलिए मैंने दो लिए, तीन होंगे तो तीन लोगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दो के लिए हमारा हो जाएगा K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे उठा के रखेंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। अगर आपको मैं कहूँ कि एक मास m यहाँ पर है, ये K1 है, और दूसरा K2 है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं K1 K2। ठीक है, और यहाँ पे मास m है। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि टाइम पीरियड क्या होगा तो आप फिर वही कहेंगे कि टाइम पीरियड तो यही होगा, लेकिन जो K होगा, K इक्विवेलेंट होगा, वो नॉर्मली हो जाएगा K1 प्लस K2। मैं जब भी देख रहा हूँ बच्चों और बहुत सारे एग्ज़ाम, वहाँ पे जो K है कई बार ऐसे भी आ रहा है कि एक K1 ऐसे बना दिया, एक K2 ऐसे बना दिया और बीच में लगा दिया मास, और एक K3 ऐसे लगा दिया, एक K4 ऐसे लगा दिया। ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप इन दोनों को पैरेलल में जोड़िए, इन दोनों को सीरीज में जोड़िए, फिर उसके बाद ये कैसा बन जाएगा, एक, फिर यहाँ पर मास और ये दूसरा। तो इसको और इसको फिर अगेन पैरेलल में जोड़िए। एक और इम्पॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर मास m1 है और ये m2 है तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2π√m की जगह μ/k, और म्यू जो है वो यहाँ पे रिड्यूस मास है जिसकी वैल्यू होती है m1/m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका इस स्प्रिंग मास सिस्टम का 2022 का, और ये फेज़ 2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, 2022 का नॉर्मली आपसे पूछा गया है कि F और X का ग्राफ बताइए। ठीक है, किसी स्प्रिंग के लिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसलिए मैं क्वेश्चन इसमें डाल ले रहा हूँ। ये F था, ये X था, तो ऐसे बनेगा क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू माइनस K ऑफ X होता है। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है
और क्वेश्चन 2 आपका आया है 2021 में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसको स्ट्रेच कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 10 न्यूटन। तो टाइम पीरियड पूछा गया है। तो सिंपली आप अगर देखें यहाँ पर आपको टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम पीरियड का एक बेसिक फॉर्मूला जो सबको आना चाहिए, टी इक्वल टू 2π/ω, या आप कह सकते हैं 2π√m/k। और आपको गिवन क्या है डेटा, आप ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड देखें एफ इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो यहाँ से आपको के दिया तो है नहीं, तो F/x। तो कितना फोर्स अप्लाई किया है 10, और एक्स कितना दिया है 0.5, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। तो के तो निकल के आ गया। अब जो टी है, यहाँ पर जो टी है इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो 2π रहा, रूट मास रख दीजिए, मास दिया है आपको 2, के दिया है आपको 200, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.628। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और यह है आपका 2017 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, कि एक स्प्रिंग है के, इसको कट कर दिया है 1:2:3 में। ठीक है, तो आगे कह रहा है उसके बाद उसको सीरीज में कनेक्ट किया तो फोर्स कांस्टेंट के डैश है, और पैरेलल में कनेक्ट किया तो फोर्स कांस्टेंट के डबल डैश है। तो सिंपल सी बात है, देखिए मान लीजिए ये कोई एक स्प्रिंग रही होगी, आपने इसको कट कर दिया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू होता है -(k)। अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, जो K है वो 1 लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो 1 लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो आप कह सकते हैं कि सर KL का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट होता है तो मान लीजिए, देखो अगर इफेक्टिव लेंथ एक L ले लें तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1:2:3 दिया है हमको। फोर्स कांस्टेंट हमको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। तो आप इजीली कैसे कर सकते हैं, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए अगर इफेक्टिव लेंथ L है तो इसकी हो जाएगी L, इसकी हो जाएगी 2L, इसकी हो जाएगी 3L, और टोटल ऐड करके कितना आ रहा है 6L। तो इसकी सिंपल सी टेक्निक ये है करने की, तो लेंथ इंटू K कांस्टेंट है, तो K इंटू 6L हो जाएगा इक्वल टू K1L इक्वल टू K2 2L इक्वल टू K3 इंटू 3L। तो एक एक करके इक्वेट करिए। जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो L से L कट जाएगा, तो K1 कितना आ जाएगा, K1 आ जाएगा आपका 6K। जब इसको और इसको इक्वेट करेंगे, L से L कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3, तो K2 आ जाएगा आपका 3K, और सिमिलरली आ जाएगा 2K। ठीक है, तो K1 K2 K3 आ गया। आपको पता ही है के सीरीज में अगर हम ऐड करेंगे तो 1 करना पड़ेगा, और 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K, और K पैरेलल का जो होगा वो हो जाएगा नॉर्मल सम है 3 3 2 5 और 6 11K। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 6 6 6, ऊपर भी 6, तो के सीरीज का आ जाएगा आपका 1। और के सीरीज़ को ये कह रहे हैं भाई साहब कि के डैश ले लीजिए, और इसको कह रहे हैं कि के डबल डैश ले लीजिए। दोनों का आप रेशियो निकालिए, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है मेरा 2010 का है, और क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टाइम पीरियड बताइए जब उसको वर्टिकली स्प्रिंग को हमने जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है कि ये है और ये मास m है। ठीक है, अब सेकंड केस में करें कि हमने ये लगाया, इसमें 2 मास लगा दिए, एक और मास m अटैच्ड कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले केस में टाइम पीरियड था t, और आपसे कह रहा है कि जब हमने मास सस्पेंड m किया तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, t इक्वल टू 2π√m/k होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू t1 कर लेते हैं, 2π√m, और m कितने हो गए 2m/k हो जाएगा। अब आप देखिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना है, क्योंकि आंसर में K1 T1 T2 के फॉर्म में है, तो डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप T1/T करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा √2।
तो T1 कितना आ जाएगा, √2 टाइम T। तो करेक्ट ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया है 2009 में। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मेरा 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अटैच टू लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग एंड स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सेलिंग एंड हैज फोर्स कांस्टेंट k. द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच द मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो बच्चों जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो वेट के बराबर होगा, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो F इक्वल टू क्या होता है, डाउनवर्ड mg, और रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू कितना होता है, -kx। दोनों को इक्वेट करिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg/k। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, तो आप इनको प्रिपेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये 2007 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको एक ऐसे स्प्रिंग दे रखी है और ये ग्राउंड है, और यहाँ पर बच्चों एक हमारा मास है m। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मास m को पुट ऑन द फ्लैट प्लेटफॉर्म पेन अटैच टू वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन ग्राउंड एज सोन इन फिगर। तो जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है वैसे ये सोन किए हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है आपका 200 न्यूटन पर मीटर। आगे कहते हैं व्हाट शुड बी मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन सो दैट मास गेट डिटैच फ्रॉम पेन। तो कितना होगा, देखो मास डिटेक्ट कब होगा, जब उसका जो मेन पोजीशन है वहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 0 होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, वेट माइनस m⍵²a। ठीक है, इक्वल टू 0। तो मतलब g इक्वल टू कितना होना चाहिए, ⍵²a। तो a निकालना है हमें, तो g/⍵²। अब आप देखिए हमें यहाँ पर ओमेगा पता नहीं है, तो mg ओवर में क्या कर लेता हूँ, m⍵², और m⍵² को ही तो k कहते हैं। तो यहाँ से mg की वैल्यू रख लो, तो 2 × 10/200, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया बच्चों 2004 में, और पूछा गया है, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है कि के इफेक्टिव कितना होगा सीरीज में। तो मैंने आपको बताया जब भी सीरीज में स्प्रिंग ऐड होंगी तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जैसे हम कैपेसिटर को ऐड करते हैं के पैरेलल कितना हो जाएगा, जैसे कैपेसिटर होता है वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो के इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 + K2, क्योंकि मैंने 3 के लिए बताया, उसने 2 के लिए पूछा है, तो 2 के लिए फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, वो आया है 2003 में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज T if spring cut into 4 equal part and same mass is suspended from one part, then new time period। तो देखो टाइम पीरियड होता है कितना है, T = 2π√m/k। अब 4 पार्ट में कट कर दिया, तो 4 पार्ट में कट कर दिया तो ईच पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, n k मतलब 4k। तो जो 4k आप इसमें रखेंगे तो जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2π√m/4k। तो 4 जैसे ही बाहर आएगा अपॉन में 2, तो T/2, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत सरल क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये हमारा 2002 में आया है। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक ऐसे स्प्रिंग है ये, और इसका मास कितना है, m है। ये एक A स्प्रिंग है, ये B है। तो आपसे कहा गया है कि दोनों वर्टिकल SHM दिखा रहे हैं जिनका टाइम पीरियड T1 और T2 है। पहले वाले का T1 है, दूसरे वाले का T2 है। आगे कह रहे हैं व्हेन सेपरेटली अटैच, अगर इनको सेपरेटली देखें तब T1 T2 था, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तब T0 है। समझ रहे हैं ना, दोनों का अलग अलग T1 T2 है, लेकिन कंबाइंड के बाद T1 एंड T0 हो गया। ठीक, तो पूछ रहे हैं कि
इन तीनों में रिलेशन बताओ। तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता होगा कि कंबाइन के बाद के इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2, यहाँ तक ठीक है। और एक फॉर्मूला और पता है बच्चों आपको, T इक्वल टू होता है 2 पाई रूट m बाई के। और यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ K निकालो तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर ये K1 K2 हैं, ठीक है, T1 और T2 की वैल्यू निकालिए। T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई, अगर सेपरेटली देखें m बाई K1, T2 कितना हो जाएगा 2 पाई m बाई K2। ये तो हमारा T1 और T2 आ गया। और T नॉट कितना हो जाएगा, T नॉट हो जाएगा 2 पाई अंडरूट m ओवर K इक्विवेलेंट। ये तीनों का हो गया। अब तीनों में रिलेशन निकालना है, तो तीनों में रिलेशन कब निकलेगा, जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो 1/T1 का स्क्वायर निकाल लो, 1/T2 का स्क्वायर निकाल लो, 1/T नॉट का स्क्वायर निकाल लो। तो जैसे ही आप 1/T1 का स्क्वायर निकालोगे तो 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा K1 बाई एम, ये हो जाएगा K2 बाई एम, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई एम, ठीक है। अब आप इन तीनों को देखिए, क्या इन दोनों को सम करके ये नहीं आ रहा है, अभी आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा ना वहाँ एग्ज़ाम में। तो जो 1/T नॉट का स्क्वायर है वो 1/T1 का स्क्वायर प्लस 1/T2 का स्क्वायर निकल के आएगा। समझ रहे, क्या आएगा 1/T1 का स्क्वायर प्लस 1/T2 का स्क्वायर। समझ गए। ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा ना बच्चों कि 1/T1 और 1/T2 दिया है, तो मैंने इसलिए वो ऐसे निकाल लिया, ठीक। इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। तो बच्चों टेक्निक क्या है, देखिए टेक्निक ये है, मान लीजिए एक स्प्रिंग ये है, अभी वाला जैसे क्वेश्चन है वैसे ही करवाता हूँ इसको। ये मास m है, और दूसरा स्प्रिंग ये है, ये मास m है, इसका एक K1 है, ये इसका एक K2 है, ठीक है। इसका कुछ टाइम पीरियड T1 रहा होगा, इसका T2 रहा होगा। हमने इसको दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला, हमने इसको इस कॉम्बिनेशन में कर दिया, ठीक है। पहला केस हमने इसको ऐसे कर दिया, मतलब आप कह सकते हैं कि सर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। दूसरा, हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में आप वर्टिकली देख लेते हैं या हॉरिजॉन्टली देख लीजिए, आपकी मर्जी। ये K1 है, ये K2 है। अब आपसे कहा कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो उतना सारा जो कैलकुलेशन मैंने करवाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टाइम पीरियड होगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अगर आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो टाइम पीरियड होगा T इक्वल टू T1 T2, मान लीजिए इस केस में T है फाइनल, तो ओवर रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। इसी को हम जब रीअरेंज करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो चाहे ऊपर वाला तैयार कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, आंसर एक ही है। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है फोर्स्ड, डैम्ड और मेंटेन वो ऑसिलेशन। तो देखिए बच्चों, जो फ्री ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन में क्या होगा, जो ऑसिलेशन होगा पार्टिकल का वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से होगा अंडर अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जैसे आपने स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा, जैसे आपने सिंपल पेंडुलम सिस्टम पढ़ा, ये सारे हमारे फ्री ऑसिलेशन है। अब बात आती है फोर्स्ड ऑसिलेशन की, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी जो है फ्री ऑसिलेशन की उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ये डिपेंड नहीं करता है, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी कह देते हैं। आगे जो इसमें है फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। तो आप ये याद रखना, जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, नाम से ही पता लग रहा है फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है जी। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन आपका एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें बॉडी ऑसिलेट करेगी अंडर एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक एक्सटर्नल उसको पीरियोडिक फोर्स देना पड़ेगा, तब वो फोर्स्ड ऑसिलेशन करेगी। इस केस में जो है बच्चों, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करेगी, डिक्रीज होगा। तो पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, ये जो फोर्स है, ये जो मोशन है पार्टिकल का, यहाँ पर दो तरह के फोर्स होते हैं। क्या,
एक होता है डैम्पिंग फोर्स और एक होता है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक हो गया F इक्वल टू माइनस वी ई, ये डैम्पिंग फोर्स है, एफ डी लिख देता हूँ इसको, और दूसरा F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो अगर टोटल फोर्स पूछा जाए तो ये हमारी ये निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे, ये तो हमारा फोर्स्ड हो गया। जैसा आप देख सकते हो, जब आप स्विमिंग करते हो तो आप अप्लाई लगाते हो एक पीरियोडिकली फोर्स अपने पाँव से ज़मीन से, जैसे झूले में बैठे हो तो बार बार आप थोड़ा मोशन बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, ऑसिलेशन मेंटेन करने के लिए अपने फीट से ग्राउंड पे एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा जो डैम्ड होगा बच्चों, डैम्ड में भी क्या होता है कि डिक्रीज होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। और डैम्ड ऑसिलेशन में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो डैम्ड ऑसिलेशन है उसमें एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स लगता है डैम्पिंग फोर्स लगेगा, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और लास्ट में इसमें एक कंडीशन आती है रेजोनेंस। अगर फ्रिक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गई तो आप कहेंगे इट इज़ स्टेट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं, अगर इसके मैं आपको एक छोटी सी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा वन लाइनर फॉर्म में। और एक क्वेश्चन भी है बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन ऐसा है, उसमें 3-4 बॉब बनी हुई है और आपसे पूछा गया है बताओ इसमें कौन सा फास्टली मूव करेगा, ठीक है। तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना पड़ेगा, क्या पता एग्जाम में वही पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाइएगा, वहाँ ये मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये तीनों टाइप के जो हमारे ऑसिलेशंस हैं, इनका मैं एक स्टडी आपके लिए लगाता हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद वो मिल जाएगा। और ये हमारा ऑसिलेशन टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। तो बच्चों, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में कुछ बातें हैं, 4 पॉइंट हैं, इसको आप रिमेंबर करिए, पढ़िए। अगर चाहे तो आप एनसीईआरटी खोलिए और इसको देखिए। और इसके बाद जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है उसके बारे में भी मैंने आपके लिए कुछ 4 पॉइंट लिख दिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इनको 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है लिख के आपको दिखा दिया, नोट्स बना लीजिए। ये डैम्प्ड के लिए है और इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये खाली एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का आपको सब कुछ आना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे अच्छे से करे होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी आपके 3-4 क्वेश्चन मेरे को दिखे, वो मैंने आपको रखे हैं। चाहे आप उनको सर्च करिए, चाहे आप उनको सॉल्व करिए। नहीं आएंगे तो आप मुझे बताइए बच्चों, मैं उसके लिए कोई शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में रेजोनेंस का एक डायग्राम है, उसको भी आप देख लीजिए, उससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और आप ज़रूर रेस जीतेंगे। थैंक यू, बी पॉजिटिव, विशिंग ऑल द बेस्ट।